हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। होप सो आप सब हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर हमने पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन किए थे लेक्चर 1 के अंदर, और लेक्चर 2 के अंदर जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो पार्ट बी के अंदर 40 क्वेश्चन है जिनको हमें करना है। उसके बाद पार्ट सी के अंदर 75 क्वेश्चन है। तो हम थोड़ा स्पीड से करेंगे जिससे हमारे थोड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा कंसेप्ट के ऊपर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अगर आपको जिस कंसेप्ट के अंदर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो आप कहीं यूट्यूब से या फिर अपनी स्टैंडर्ड बुक से उस कंसेप्ट को करना मस्ट है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आया हुआ है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट वैल्यू फॉर द विजिबल अब्जॉर्प्शन बैंड फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। जो हमें स्पीसीज दिए हुए हैं उनके मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बताना है। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर अब्जॉर्बिटिविटी की, मोलर अब्जॉर्प्शन के, और इनवर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब जितना ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर क्या देखना हमें, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है, चार्ज ट्रांसफर की होती है, पाई टू पाई स्टार, जिसके अंदर चेंज इन स्पिन क्या होती है, जीरो होती है। चेंज इन ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आता है नोट सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसके बाद आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद आता है जिसके अंदर डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा एल नॉट इक्वल टू जीरो। इन दोनों के अंदर सेम होता है, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो और डेल्टा एल नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन होता है। प्लस माइनस वन, डेल्टा एस इक्वल टू तो जितने भी हमारे बायो इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स है जो इसके अंदर एक क्लोरोफिल दे रखा है, उनके अंदर सभी के अंदर चार्ज ट्रांसफर होता है। वो एन टू पाई स्टार भी हो सकता है, पाई टू पाई स्टार भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल दे रखा है उसके अंदर क्या है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, जिस कारण उसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद दो कैटेगरी आती है जिसके अंदर डेल्टा एस नो इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल नोट इक्वल टू प्लस माइनस वन होता है। लेकिन इसके अंदर भी दो कैटेगरी अंदर डिवाइड कर रखा है, नोट सेंट्रोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री। जिसके अंदर सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, तो ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा और मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद सेंट्रोसिमेट्री आती है। ये किस पे होता है, लेप्रोटे फॉरबिडन और लोप्रेटे अलाउड ट्रांजिशन होती है। आप इसको मतलब अजय कुमार की जो बुक है उसके अंदर अच्छे से देखा, उसमें पढ़ सकते हो। तो जो जिसके अंदर सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती वो हमारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होती है, सेंट्रोसिमेट्री होती है। तो इसके अंदर पहले ये देखो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की तो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद टेट्राहेड्रल क्या देखा है, निकल का कंपाउंड दे रखा है 2 नेगेटिव। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, क्रोमियम H2O की 6 2 पॉजिटिव। उसके बाद होगी अपनी मैंगनीज का जो कंपाउंड दे रखा है। आप बोलोगे सर ये भी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल और ये भी ऑक्टाहेड्रल है, बट इसके अंदर क्या है, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो है। कैसे, मैंगनीज क्या है, D5 है, D5 है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा
तो इसकी स्पिन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले से एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, जब वो जाएगा क्या स्पिन चेंज हो जाएगी, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नॉट इक्वल टू जीरो होता है इस कैटेगरी में आ जाएगी, जिसके कारण उसकी डेंसिटी क्या बहुत कम हो जाएगी। अगर डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होता है इसमें आती, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, वो स्पिन चेंज ना होती, यहाँ पे एक्साइट करने के बाद स्पिन चेंज ना होती, जो ये स्पिन है ऊपर जाने के बाद भी यही स्पिन रहती, तो हमारे क्या होता है डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। बट क्या है, स्पिन चेंज हो रही है तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो किस में आ जाएगा, इस कैटेगरी में, जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है सबसे कम होती है। तो हमारा ऑप्शन हो गया इसके अंदर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें, हमें एक सेल दे रखी है, इलेक्ट्रोड सेल दे रखी है, जिसका सेल पोटेंशियल हमें निकालना है, और वो किसके साथ कनेक्ट है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट है। तो हमें एक इलेक्ट्रोड दे रखी है, कौन सी, सिल्वर की, जीरो पॉइंट टू 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 वोल्ट, और किसके साथ अटैच है वो, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है कितना होता है, 0.0 वोल्ट। अब मेरे को ये बताओ, जो ये वैल्यू दे रखी है वो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कैसे देखोगे, अगर Cl नेगेटिव लास्ट में दे रखा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, अगर Cl नेगेटिव पहले दे रखा हो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो मेरा सिल्वर क्या होता है, AgCl है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें चला जाएगा, Ag के अंदर, प्लस में Cl जाएगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हाफ H2 किस में चली जाएगी, H पॉजिटिव में। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, AgCl हाफ H2 प्लस में H प्रोडक्ट क्या हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस में Ag, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हमें पता है कि सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, नर्नस्ट की इक्वेशन सबको पता है, क्या होती है, इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड अपॉन n। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज हुए, कितना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। E नोड सेल क्या होती है, कैथोड माइनस एनोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड पे होता है, और जिसका कम होता है वो एनोड पे होता है। तो E नोड सेल क्या हो जाएगा हमारा, 0.222 वोल्ट माइनस 0.0 वोल्ट, तो कितना आया, 0.222 वोल्ट माइनस में 0.0591 डिवाइडेड अपॉन 1 log, इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर, कितना है, assume that activity of KCl is 0.01, जो हमें ऊपर इक्वेशन दे रखी है, Ag से AgCl में जा रहा है, उसके बाद KCl जो है हमारा सोल्ट ब्रिज के अंदर जो हम डालते हैं वो है, और जो Cl नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी क्या पुट कर सकते हैं, 0.01 पुट कर सकते हैं, और H पॉजिटिव की दे नहीं रखी तो इसका मतलब उसकी हमें 1 माननी है, इनटू में 0.01 हो जाएगी। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आएगा 0.340 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉपर 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जिसका ईपीआर स्पेक्ट्रम है G पैरेलल ग्रेटर देन G परपेंडिकुलर, ये क्या है, लंडे फैक्टर है, और किसकी ज्योमेट्री देखिए, कॉपर 2 पॉजिटिव की, जिसमें क्या होता है D 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो हमें पता होना चाहिए पहले तो कि जो जी पैरेलल होता है वो किस ऑर्बिटल का होता है, डी जेड स्क्वायर का, और जी परपेंडिकुलर किसका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ये दोनों किस में आते हैं, इजी के अंदर। अब हमें पता है कि जो जी होता है लैंड वेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी जी की वैल्यू ज्यादा। हमें क्या दे रखा है, ये गिवन है, जी पैरेलल ग्रेटर देन जी परपेंडिकुलर। इसका मतलब जी पैरेलल क्या है, डी जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब डी जेड स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है किससे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो देख लेते हैं क्या होता है हमारा, ये स्प्लिट हो गया, ये फिलअप हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, और ये डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है किस में आएंगे, डी जेड स्क्वायर में। एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमें पता है अगर जिसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लिगेंड उसकी तरफ आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डी जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा फेस करेगा कंपैरिजन टू इसके। तो इसके एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी। इसकी एनर्जी हमें बढ़ानी। एनर्जी कम कैसे होती है, इसको क्या कर देंगे हम, दूर कर देंगे इस ऑर्बिटल को, क्या कर देंगे, दूर। क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, इलोंगेटेड क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लिगेंड इसके पास आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगी, तो क्या होगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसकी एनर्जी हमें कम करनी है। कम कब होगी, जब उस जो लिगेंड है उसको क्या कर देंगे हम, इस ऑर्बिटल क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, तो उसकी रिपल्सन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, इलोंगेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, टेट्रागोनली तो इलोंगेटेड है, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, इसके अंदर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन आ गया वो टेट्रागोनली इलोंगेटेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जी परपेंडिकुलर ग्रेटर देन जी पैरेलल दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, जी परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर। इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो तो लिगेंड आएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वो कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो ये नीचे चला जाएगा, डी जेड के ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन। तो इस केस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में रह जाएंगे, डी जेड स्क्वायर में रह जाएंगे। ये क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दी हुई है हमें और उसकी हाइट दे रखी है। When a capillary with the internal radius of 0.2 mm is dipped into it, surface tension of the liquid। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। अगर जिसको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता है वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता था, बट उसके साथ अगर उसको यूनिट कन्वर्जन आता है वो ही इस क्वेश्चन को कर सकता है। मेरे को ध्यान रखना है इस बात का। इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट कन्वर्जन होगा कैसे, हमें निकालनी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू रेडियस इंटू में हाइट इंटू में ग्रेविटी डिवाइडेड अपॉन 2। जो वैल्यू दे के पुट करो, डेंसिटी दे के 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू में हाइट कितनी दे रखी है 5.0 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी हुई है 0.2 mm दे रखी है भाई, 0.2 mm। सारी चीजें सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। क्या होता है, मिलीमीटर है, मिली का मीनिंग 0.2 10⁻³
मीटर। मिली का मीनिंग 10⁻3, सेंटी का मीनिंग 10⁻2, डेसी का मीनिंग 10⁻1। तो 10⁻3 हो गया मीटर, लेकिन मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा 0.2 10⁻3 इंटू में 10⁻2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वैल्यू आप पुट करते हैं, कितना हो गया -3 + 2 -1, तो 0.2 -1 सेंटीमीटर। और इंटू में ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है 9.8। यूनिट क्या होती है, ग्रेविटी यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है भाई, ग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। तो इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दे। ये किस में होती है, पर मीटर स्क्वायर में। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, सेंटीमीटर के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर इक्वल होता है। तो एक इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, 10⁻2 इज इक्वल टू पर सेंटीमीटर 10⁻1 पर सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 पर मीटर होता है। और 1 पर मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻2 पर सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा। तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। क्या पुट करेंगे इसकी जगह, इनटू में 10⁻2 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। पर मीटर है, वहां पर मीटर स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 10⁻2 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर होगा तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना आएगा, 10⁻4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अब इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आएगा 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्या आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट भाई ये नहीं होती, सॉरी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी भाई, इसकी यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो इसकी जगह क्या कर दूंगा मैं, 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा, मेरा आ जाएगा 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। और मेरे को आंसर किस में लेके आना है, न्यूटन पर मीटर में आंसर लेके आना है। किस में आंसर लेके आना है, मीटर, न्यूटन पर मीटर के अंदर आंसर लेके आना है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये सारे यूनिट कैंसिल होकर के ग्राम पर सेकंड स्क्वायर में आंसर हो जाएगा भाई। इसको सोल्व करना है ना, सोल्व करने के बाद ये आएगा आपका। और मेरे को आंसर किस में लेके आना है, न्यूटन पर मीटर में आंसर लेके आना है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस में लेते हैं, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन की कितनी क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लेके आना है। तो हमें क्या करना है, ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और मीटर में लेके आना है। पर सेकंड स्क्वायर मेरा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ग्राम को किलोग्राम में लेके आने के लिए 10⁻³ किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम में। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर भी मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आएगा मेरा, ये आएगा मेरा 0.0054 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पर मीटर, ये ऊपर चला गया। अब ये किसकी वैल्यू होती है, न्यूटन की।
न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको न्यूटन पुट कर दूंगा, इसको पर मीटर, 0.005 अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन कौन सा है ये, फोर्थ ऑप्शन है। तो आपको सिर्फ पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद जो यूनिट्स दे रखी है उसको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, जो यूनिट्स दे रखी है उसको क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। डेंसिटी की ग्राम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दे रखी है। अब जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी सारी चीजें किसमें है, सेंटीमीटर में। तो क्या कर दिया मैंने, 10 की 2 सेंटीमीटर पुट कर दिया। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 5.4 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर आएगी मेरी वैल्यू। ठीक है भाई, ये वैल्यू आएगी मेरी। और फिर मेरे को पता है आंसर किस में लेके आना है, न्यूटन पर मीटर में। न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल है, मेरी न्यूटन की इक्वल है। ये मैंने यूनिट कन्वर्जन में करा रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो अब मेरे को ये वैल्यू इसमें लेके आनी है, यहाँ ये वैल्यू लेके आनी है। कैसे करूंगा, ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ऊपर मीटर से कर दिया, नीचे मीटर से कर दिया। जो ये वैल्यू है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू ये न्यूटन की वैल्यू होगी, और ये ऊपर जाके पर मीटर होगी। तो ये मेरी वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये पर सेंटीमीटर क्यूब है भाई। जल्दी जल्दी के अंदर यूनिट्स रह जाती है आप, लेकिन आप ध्यान से करना, पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएंगे ना। ये माइनस की 3 है, प्लस की 1, प्लस की 1, प्लस की 1, ये कैंसिल आउट होगी, बचा क्या, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर होगा, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसकी यूनिट याद रखना, ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। न्यूटन की पता होनी चाहिए आपको क्या होती है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, यूनिट अपने आप बनती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द न्यूक्लियस। ये रेडियो एक्टिविटी का है क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि जो के शेल होती है, क्या होती है, हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, एक के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है। उसमें क्या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है, किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कौन करेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, किसमें चला गया, न्यूट्रॉन के अंदर। और हमें पता है न्यूट्रॉन के साथ क्या निकलता है, एक पार्टिकल निकलता है। क्या निकलता है, पार्टिकल, जिसका नाम क्या होता है, न्यूट्रिनो। क्या होता है, न्यूट्रिनो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो किसको ऑप्शन के अंदर है ये, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ए और बी। क्योंकि भाई क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है किसके द्वारा, बाय द न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कौन करेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है तो किसमें जाता है, न्यूट्रॉन के अंदर। उसके साथ एक पार्टिकल निकलता है, उसका नाम क्या है, न्यूट्रिनो। तो ऑप्शन नंबर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस कंपाउंड दिए हुए हैं उसके अंदर हमें बताना है कि रेट ऑफ थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन का रेट बताना है। थर्मल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो मैकेनिज्म के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, एनायन बनता है, क्या बनता है, ये देखा है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, CO2 गैस बाहर निकलती है। तो कैसे होता है, ये यहां पे जाता है और ये यहां पे होता है। तो यहां पर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो उसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बन आयन। अगर मेरा कार्बन आयन स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो मेरा जो रेट है डीकार्बोक्सिलेशन का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो अगर कहीं भी आपको ये दे रखा हो ना कि डीकार्बोक्सिलेशन का रेट बताओ, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो जो फर्स्ट है उसके अंदर कार्बोनाइन ये बनेगा, सेकंड के अंदर क्या बनेगा, कार्बोनाइन यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पे कार्बोनाइन बनेगा। और थर्ड के अंदर क्या होगा, यहां से जाएगा एसिड और यहां पर कार्बोनाइन बनेगा। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें से ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन किसमें है, सी के अंदर है, क्योंकि सी में क्या है, रेजोनेंस के थ्रू क्या चला अंदर, रेजोनेंस के थ्रू क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा ना, ऐसे इसमें कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद इसमें और इसमें से कौन सा स्टेबल है, वो डिसाइड होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो इसकी जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या होगी, कम होगी। मतलब इसके कंपैरिजन में ये जो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो रेट होगा सबसे ज्यादा स्टेबल ये सी का रेट सबसे ज्यादा। उसके बाद इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है, सी के बाद बी, उसके बाद ई, ये मेरा रेट हो जाएगा। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है भाई, इसमें नेगेटिव चार्ज है, डीलोकलाइजेशन के थ्रू स्टेबल हो गया। तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी बी ए, सी बी ए फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर, क्या लगेगा, थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट। क्या दे रखा है, ये दे रखे दो मॉलिक्यूल दे रखे इसके, इससे जो भी बना है 1 + 1 1, दो से एक मॉलिक्यूल बना है, दो से एक, तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहां पर दो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, जब वो रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और दो मॉलिक्यूल की जो रैंडमनेस होती है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू वन मॉलिक्यूल। तो दो से जब एक बन रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जब डिक्रीज होते हैं, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जिसके अंदर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है वो सही है, बाकी दो ऑप्शन गलत है, 1 और 4 गलत हो गए, 2 और 3 में से होगा भाई। अब हमें पता है कि जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब ये रिएक्शन क्या हो रही है, जो इसने दिखा रखा है रिएक्शन क्या है, हीट के प्रेजेंस के अंदर हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस की दो कंडीशन होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, ये दो कंडीशन होती है। तो हमें क्या देखा, डेल्टा एस नेगेटिव दे रखा है, मतलब ये कंडीशन तो फेवर हो नहीं रही, तो इसका मतलब फेवर कौन सी हो रही है, डेल्टा एच वाली। इन दोनों कंडीशन के अंदर एक कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमारी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। कोई भी एक, चाहे ये कंडीशन फेवर हो या फिर ये हो। अब डेल्टा एच तो नेगेटिव है, ये तो हो नहीं रही, कौन सी फेवर होगी, डेल्टा एच। इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपका ऑप्शन अब आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर दोनों चीज क्या होगी, नेगेटिव। सबसे आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट लगा दिया किसके अंदर, ऑर्गेनिक में। फिजिकल का क्या लगा दिया, ऑर्गेनिक में लगा दिया कंसेप्ट। ऐसे कंफ्यूज करते हैं। एक मिनट वीडियो चेक कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्यूब डज नॉट हैव द सिमेट्री एलिमेंट। जो एक क्यूब होता है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट नहीं होते। ये किसका, एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है।
आपको क्यूब के अंदर पता होने चाहिए कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। C2 होता है, कितने होती है C2? 6 होती है। कैसे होती है? एक फेस ये हो गया, इस फेस को पकड़े हुए मैंने क्या कर दिया, 180 रोटेट कर दिया, तो क्या क्यूब जैसा अब दिख रहा है वैसे ही बाद में दिखेगा 180 के बाद। इतने कितने फेस है? 6 फेस है, तो C2 एक्सिस कितनी होगी? 6। उसके बाद आती है C4। C4 क्या होती है? हर एक जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के ऊपर, तो आप कैसे भी पकड़ के उसको 90 डिग्री रोटेट कर दो, साइड से पकड़ के कर दो, नीचे से पकड़ के कर दो, ऊपर से पकड़ के रोटेट कर दो, क्या आएगी? सेम आएगा क्यूब। तो कितनी है? नीचे से भी कर सकता हूं, इस साइड से कर सकता हूं, ऊपर से कर सकता हूं, किसी साइड से भी कर सकता हूं। 3 साइड होगी ना, जेड एक्सिस के थ्रू करूंगा 90 डिग्री, सेम आएगा। एक्स एक्सिस के थ्रू करूंगा 90 डिग्री, सेम आएगा। वाई एक्सिस के थ्रू करूंगा 90 डिग्री, सेम आएगा। तो कितनी एक्सिस होगी? 3। तो C4 की कितनी? 3 एक्सिस होगी। इसी तरह C3। C3 क्या है? एक कोने को पकड़ूंगा मैं, एक कोने को पकड़ के, चाहिए कोना लगा, मैंने ये इस कोने को क्या कर लिया? पकड़ लिया, और क्या कर दिया मैंने? C3 रोटेट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? इस कोने को पकड़कर मैंने C3 रोटेट कर दिया। जो ये पॉइंट है, ये है और ये पॉइंट क्या है? ऊपर चले जाएंगे। जो क्यू अभी दिख रहा है सेम वैसा ही दिखेगा, ये क्यूब है सेम वैसा ही दिखेगा। और C3 कितनी होती है? 4 एक्सिस होती है C3। तो आपको पता होना चाहिए 6 होती है C2 की, C4 होती है 3, C3 होती है 4, C6 होती ही नहीं, C6 होती नहीं। C6 कैसे लगा दोगे आप? लगा के देखो, C6 आएगा ही नहीं, क्यूब कुछ और ही बन जाएगा। क्यूब का क्या बन जाएगा? कुछ और ही बन जाएगा। तो C6 इज द इनकरेक्ट आंसर, मतलब क्यूब के अंदर ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होता। तो आपका ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कंडीशन पता हो ना, कंडीशन पता हो कि H2 रेनी निकल की कंडीशन क्या होती है, 2 कंडीशन में होती है। हमें पता है कि H2 जो रेनी निकल है वो जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी है उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब बेंजीन के जो 3 बॉन्ड है तीनों को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और NO2 बेंजीन से भी बहुत ज्यादा इजिली रिड्यूस होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है NO2। तो सभी बच्चे क्या करके आए हैं? बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है उसको डिस्ट्रॉय करके ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करें, और सबका क्या हो गया? गलत। मैं भी गलत करके आया हूं, ये बी ऑनेस्टली बताऊं तो। इसके अंदर क्या था कि जो हाइड्रोजन के अंदर साइड में 3 एटमोस्फेयर रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3 एटमोस्फेयर, 3 एटमोस्फेयर लिखा हुआ है। ये कंडीशन है कि 3 एटमोस्फेयर के ऊपर जो हमारा H2 रेनी निकल है वो सिर्फ जो रिएक्टिव ग्रुप है ना NO2 उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? NH2 में। बेंजीन को रिड्यूस नहीं करेगा, बेंजीन क्या रहेगी? सेम रहेगी। बेंजीन को रिड्यूस करने के लिए जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है? 200 एटमोस्फेयर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। अगर 200 एटमोस्फेयर दे रखा हो तो हमारा ऑप्शन 1 होता। अगर ये कंडीशन दे रखी तो ऑप्शन 1 होता। अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा, क्या दे रखा? 3 एटमोस्फेयर, तो हमारा ऑप्शन नंबर है 1। नहीं 1 नहीं है, 1 तो कब होगा? जब 200 एटमोस्फेयर दे रखा। जब ये दे रखा है सिर्फ NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या है? NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ये। फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड और फोर्थ के अंदर फोर्थ ऑप्शन हो गया, क्योंकि COH को निकल क्या करता है? रिड्यूस नहीं करता, रिड्यूस नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया अपना 3। क्या हो गया? 3। तो जो निकल है वो कंट्रोल मैनर में होता है,
रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल। अगर हम प्रेशर को ज्यादा ले लें तो बेंजीन को रिड्यूस कर देता है, अगर प्रेशर हमने कम ले लिया तो सिर्फ जो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसको कन्वर्ट करेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी। फिजिकल की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी OH की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, कितनी है, 3600 हमें निकालनी किसकी है, ओडी की निकालनी है, ओडी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, 1/2π√k/म्यू। टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, तो जो म्यू है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू। तो हमें किसकी फ्रीक्वेंसी देखे, इसकी देखे, म्यू ऑफ OH डिवाइडेड अपॉन म्यू ऑफ OD की हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ OD ऊपर, म्यू ऑफ OH नीचे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो रिड्यूस मास है, म्यू क्या है हमारा, रिड्यूस मास है, उसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमें पता है जो रिड्यूस मास ऑफ OD होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रिड्यूस मास ऑफ OH। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगर हम रिड्यूस मास निकालते हैं दोनों का तो लगभग अप्रोक्सीमेटली जो रिड्यूस मास है OD का वो क्या होता है, 2 टाइम होता है रिड्यूस मास ऑफ OH के। तो इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी, म्यू ऑफ OD डिवाइडेड अपॉन म्यू ऑफ 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। जब इसको हम सोल्व करेंगे 0. जो भी आएगा 1.414 आएगा इसका, या 0.14 आएगा, आप देख लेना, आपको कैलकुलेटर मिलेगा उस क्वेश्चन के अंदर। तो इसको ये आ गया, तो हमें म्यू OD निकालना है, तो क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ OH डिवाइडेड अपॉन में 1.414, इसकी वैल्यू ये होती है भाई 1.414। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 26 समथिंग आएगा। आप इसको सोल्व करना है, √2 क्या होता है, मेरे दिमाग से निकल गया क्या होता है, आप √2 की वैल्यू निकाल लेना और √2 से इसको डिवाइड करना है बस। जब आप इसको √2 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऑर्गेनिक का है, रिएक्शन मैकेनिज्म से है, एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है, E1 CB मैकेनिज्म फॉलोड बाय या इन द रिएक्शन ऑफ, जो हमें रिएक्शन दे रखी है 1 2 3 4, इस रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन E1 CB मैकेनिज्म को फॉलो करती है। E1 CB मैकेनिज्म क्या होता है कि उसके अंदर हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं सबस्ट्रेट के अंदर, और हमारा क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, S पॉजिटिव निकालेगा, S पॉजिटिव निकाल के क्या बना देगा, वहां पर कार्बो अनायन बना देगा। बेस डालेंगे, S पॉजिटिव निकालेगा, S पॉजिटिव निकाल के क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाता है, एक वीक कॉन्जुगेट बेस, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो एस पॉजिटिव आसानी से लूज कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टेबल स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वीक कॉन्जुगेट बेस, वो हमारा स्टेबल होता है। तो जिस रिएक्शन के अंदर कॉन्जुगेट बेस बनता है, और कॉन्जुगेट बेस भी क्या होना चाहिए, स्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब कोई विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, अनायन को स्टेबल करते हैं।
क्या करते हैं, स्टेबल, कार्बन आयन को स्टेबल करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जिसके अंदर क्या दे रखा है, 2 पेंटेन दे रखा है और बेस डाल रखा है टर्सरी बुटोक्साइड, ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारा Br है, ये क्या करेगा, इस ये बेस है, एस पॉजिटिव को निकालेगा, एस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, Br निकल जाएगा। ये क्या है, एंटी एलिमिनेशन है। क्या है, एंटी एलिमिनेशन, जो क्या होती है हमारी E2 होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि E2 एलिमिनेशन। सेकंड में क्या कहता है नाइट्रोमीथेन है, किसके साथ रिएक्ट करेगी, बेंजल्डिहाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में। KOH क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करेगा, इससे क्या निकालेगा, एस पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव बनेगा। अब हमें पता है ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर लेगा। क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। तो नेगेटिव चार्ज क्या मेरा स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। क्या क्या, स्ट्रॉन्ग बेस ने एस पॉजिटिव निकाल लिया, ये क्या मेरे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एस पॉजिटिव निकाल लिया, क्या बना दिया, एक कॉन्जुगेट बेस बना दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड से कॉन्जुगेट बेस बना दिया, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है विड्रॉइंग ग्रुप के, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये किसके थ्रू जाएगी, E1 CP के थ्रू, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट बेस बनेगा जिसके अंदर कार्बन आयन, ये बन गया कार्बन आयन, जो कि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा, और ये रिएक्शन बन जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये ऊपर चला जाएगा, और जो रिएक्शन बनेगी वो आएगी हमारी O नेगेटिव CH2 NO2, इसको OH में देगा, ये हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो थर्ड दे रखा है उसके अंदर क्या है, ये थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं हो सकते, वो भी देख लेते हैं। ब्रोमो बेंजीन दे रखी है, क्या दे रखी है, ब्रोमो बेंजीन, और डाल क्या रखा है, NaNH2, इसमें क्या बनेगा, Br की जगह क्या आ जाएगा, NH2, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह पैराक्लोरो बेंजीन दे रखी है, क्या दे रखी है, पैरा के ऊपर क्लोरो, नाइट्रो बेंजीन, NaOMe, इसमें क्या होगा, इसकी जो OMe आ जाएगा, ये सिंपल सी रिएक्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कॉम्प्लेक्स शोन बिलो नॉन फ्लेक्सोनियल स्टेट द एक्सपेक्टेड 31 PNMR बतानी है। क्या बताना है, 31 PNMR। इसका मीनिंग क्या है, जो हाइड्रोजन है वो क्या है मेरा, डीकपल है, डीकपल्ड है, कि हाइड्रोजन के द्वारा कोई पीक नहीं मिलेगी मेरे को। हाइड्रोजन मैंने क्या कर दिया, डीकपल कर दिया, जो पीक आएगी वो किसकी आएगी, 31 PNMR की आएगी। अब हमें पहले ये देखना है, जो कॉम्प्लेक्स देखा है उसके अंदर जो फास्फोरस हमारा कितने सिग्नल देता है, बताओ कितने देता है, सबसे पहले हमें फास्फोरस का इन्वायरमेंट चेक करना है, इसके
इन इसके ट्रांस के अंदर क्या है, ये ग्रुप है, बट इसके ट्रांस में क्या है, ये दो ग्रुप है। तो इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि इसके साइड में ये ग्रुप और इसके साइड में CO ग्रुप है, तो एनवायरनमेंट हो गए अलग अलग। तो कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे। अब वो 2 सिग्नल जो आएंगे वो क्या देंगे, सिंगलेट देंगे, डबलेट देंगे, ट्रिपलेट देंगे। वो कैसे पता करेंगे, 2ni+1, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या होता है, n होता है नंबर्स ऑफ जिसके हमें सिग्नल निकालने हैं। हमें किसके निकालने, फास्फोर्स के। 2 × में कितने फास्फोर्स है, 1। आई क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। फास्फोर्स की कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस में 1, कितना आ गया, 2। इसी तरह इसका निकाल लेंगे, 2 कितने फास्फोर्स है, 1, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट हाफ, प्लस 1, कितना आ गया, 2। तो जो ये है, ये क्या दे रहा है, मेरे को डबलेट दे रहा है, और ये भी क्या दे रहा है, डबलेट दे रहा है। तो कितने डबलेट मिले मेरे को, 2 डबलेट मिल गए, जिसके अंदर 2 डबलेट है, वो आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। भाई जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू की आपको पता होनी चाहिए। फास्फोरस की हाफ होती है, हाइड्रोजन की हाफ होती है, ड्यूटेरियम की 1 होती है, नाइट्रोजन की 1 होती है, बोरोन की 3/2 होती है, क्लोरीन की 3/2 होती है। ऐसे आपको पता होनी चाहिए इनकी वैल्यू। अगर आपको ये वैल्यू नहीं, आप ये निकाल नहीं सकते। तो कुछ एक है 8-10 एक जो है ये एटम है जिनकी हमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक वैल्यू पता होनी चाहिए। जो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये तो आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका अब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं उनको तो हमें याद रखने पड़ते हैं, उसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, तो वो सिर्फ याद रखने के। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।